Hello friends, my name is Dr. Ajib and today I am going to discuss an important topic with you, that is oxygen transport. How oxygen is transported in the blood. So basically oxygen is transported in two forms. First one is in association with hemoglobin, that is up to 98%, and this association is called as oxyhemoglobin association. एंड सेकंड वन इज़ द डिज़ोल्व्ड फॉर्म। जैसा कि हमें पता है कि ब्लड के कंपोनेंट्स में मेन जो है वो आता है प्लाज्मा, एंड सेकंड वन इज़ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें यहाँ पे पढ़ेंगे आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज जो है वो ही बेसिकली हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन को कैरी करता है। सेकंड है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व फॉर्म में कैरी होती है, दैट इज़ अप टू 3% और 2%। देयर इज़ वेरिएशन इन डिफरेंट बुक्स, तो कहीं में लिखा है 3% और कई में लिखा है 97% एंड 3%, और कई बुक्स में लिखा है 98% टू 2%। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। जैसा कि पता है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में ये सेंटर पार्ट जो मैंने बनाया है वो है हीम। हीम में क्या होता है, यहाँ पे आयरन, ये जो है ये आयरन होता है। हीम कंटेन्स आयरन। सो आयरन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये एसोसिएशन बनती है ऑक्सीजन और आयरन की, और ये एक फिजिकल बॉन्डिंग होती है। फिजिकल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो परमानेंट नेचर की नहीं है, कि परमानेंटली यहाँ पे जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है कई जगह पे ऑक्सीजन और आयरन की जो ये कॉम्बिनेशन है और जो ये बॉन्डिंग है, कई बार ये जो है वो वीक हो जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है वो डिस्लोज हो जाती है, और कई जगह जैसे कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और आयरन की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये एक फिजिकल बॉन्डिंग है। इट मीन्स इट कैन बी इंक्रीज्ड और इट कैन बी डिक्रीज्ड अंडर सर्टेन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स हम इस लेक्चर के अगले नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये सेंटर पार्ट हीम है। हीम में होते हैं आयरन, आयरन पार्टिकल्स होते हैं। ये आयरन पार्टिकल्स के साथ ही ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है। और ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये है बीटा और अल्फ़ा चेन्स, जो कि ग्लोबिन पार्ट होता है। ये भी हेल्प करती हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो है वो हीम पार्ट जो है वो हेल्प करता है। सो ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैरीज 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे 4 आयरन ग्रुप हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे बाइंड हो रही है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हम देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो एक कर्व फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये डिसोसिएशन कर्व कैसे काम करती है ये बताता हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि एक तरफ में हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरे में हम ड्रॉ करते हैं बाई एक्सिस पे सैचुरेशन, दैट इज़ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो एक दूसरे से बाइंड करके कितने सैचुरेट होते हैं, इसको हमने दिखाया है यहाँ पे परसेंटेज में। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है इसमें क्या है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसे है, वो पहले ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद देयर इज स्टीप राइज, एंड देन द थर्ड पार्ट इज प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है जो कि एक जैसा ही होता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे 26.6 mm ऑफ Hg पे है, ऑलमोस्ट 50% जो है
सैचुरेशन वो हो जाती है। इसको हम बोलते हैं P50। सेकंड हम देखेंगे कि यहाँ से लेके 40 के बीच में एक स्टीप राइज है, दैट इज स्टीप राइज। तो 40 mm ऑफ Hg पे ऑलमोस्ट 75% जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट हो जाती है। फिर 60% पे 60 mm ऑफ Hg पे कितनी होगी, 95%। और 60 से लेके 100 तक 95 और 100% सैचुरेशन में सिर्फ 5% का ही गैप है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 60 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 है, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी रेंज। सेफ्टी रेंज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद और P60 से लेके P100 इसके बीच में जो चेंज हो रही है सैचुरेशन की, वो दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 5%। तो मेन जो यहाँ पे है, जो स्टीप राइज है, दैट इज़ इन बिटवीन P50 एंड 40। तो 40 mm ऑफ Hg पे 75% सैचुरेट हो जाती है और 26.6 mm ऑफ Hg पे ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेट होती है 50%। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू लेवल पे क्या होता है। तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट कर जाती है। अब राइट साइड को शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि देखिए, अब ग्राफ में थोड़ी चेंजेस होंगी। जैसे ही ये राइट साइड को शिफ्ट होगी तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लो ये P40 है, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर 40। अब 40 पे नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल में तो 75% सैचुरेशन हो रही है, लेकिन जब ये राइट साइड को शिफ्ट करेगी तो P40 पे वैल्यू कितनी आई सैचुरेशन की, दैट इज़ 60%। तो ये कहाँ पे होगा, एट टिश्यू लेवल। और जब ये राइट साइड को शिफ्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं वोहर्स इफेक्ट। तो इसके लिए क्या सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स का क्या नाम है, सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। सो टिश्यूज़ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ब्लड जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब है कि उसका पीएच जो है वो कम होता है। दूसरा फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ, और देयर इज राइज इन, ये है बाईफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये बाईफॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में कौन सा साइकिल काम करता है, टीसी साइकिल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो उसमें हमें तो एटीपी जनरेट करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस होती है। उसमें क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ बाईफॉस्फोग्लिसरेट। बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है जब हीमोग्लोबिन के संपर्क में आता है तो ये इसकी शेप को चेंज कर देता है। शेप को चेंज होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो फिर डिसलॉज हो जाती है। और टिश्यू लेवल पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो डिसलॉज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का ब्लड का वो पूरा ही एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पीएच जो है उसको मेंटेन किया जाता है, दैट इज़ बाय वर्चू ऑफ हीमोग्लोबिन।
आगे हम अगर हीमोग्लोबिन के फंक्शन देखें तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटोन होता है H पॉजिटिव एंड दैट इज़ मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द एसिडिटी ऑफ द मीडियम। तो ये प्रोटोन जो है वो किसके साथ जुड़ जाते हैं? वो ये जो हमने चेन्स बनाई थी ना, इनके साथ वो प्रोटोन जो है वो जुड़ जाते हैं। इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह से एक बफर का काम करता है और एसिडिक मीडिया को जो है वो बिल्कुल एसिडिक नहीं होने देता है। इसलिए बफर का मतलब होता है विच रेजिस्ट द चेंज इन द एसिडिटी और पीएच। तो बाइफॉस्फोग्लिसरेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बोहर्स इफेक्ट। इट मीन्स कि जो ये कर्व है, सिग्मोइड कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और राइट साइड की तरफ अगर ये कर्व शिफ्ट करेगी तो क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को मिलेगी। इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ उतनी मात्रा में सैचुरेट नहीं रहेगी जितने पार्शियल प्रेशर पे, जैसे कि 40 पे यहाँ पे 75% सैचुरेट हो रही थी, लेकिन टिश्यूज़ में क्या होगा कि ये जो है वो उतनी सैचुरेट नहीं रहेगी। इंस्टेड इट विल सैचुरेट अप टू द लेवल ऑफ 60%। तो हमारे टिश्यूज़ में क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और ये फैक्टर है टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि फिजिकल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो इनका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इस वजह से भी ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ज़्यादा डिसलॉज हो जाएगी। तो ये था बोहर्स इफेक्ट, और इसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो हीमोग्लोबिन, अगर हम माने कि हीमोग्लोबिन एक बस है तो ऑक्सीजन जो है वो उसके पैसेंजर हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। और जुड़ी क्यों है ऑक्सीजन? चाहिए कहाँ? वो सबसे ज़्यादा वही चाहिए होती है जहाँ पे वर्क ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो है जैसे मसल्स हैं, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एटीपीज़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुए होते हैं। और एटीपीज़ मैंने कहा था कि जब भी यूज़ होते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जिसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है बीपीजी। और दूसरा वहाँ पे ऑक्सीजन भी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे ज़्यादा जनरेट होगी, और पीएच भी वहाँ पे कम होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कहाँ पे हैं? बड़े हुए पेरिफेरल टिश्यूज़ में, जहाँ पे ज़्यादा वर्क डन हुआ। यही फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हेल्प करते हैं, दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ राइट शिफ्ट ऑफ द दिस सिग्मोइड कर्व, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और ये लेफ्ट साइड की तरफ भी शिफ्ट करती है। अब लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कब करेगी? ये वहाँ पे करेगी जहाँ पे हमें ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में सैचुरेट कराना है। अब टिश्यूज़ में क्या था? हमें ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं कराना है। अब हमने यहाँ पे बोला कि हीमोग्लोबिन एक बस की तरह है, अगर पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या उनके बैठने का? तो हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन की कहाँ तक जाने में, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड है। और ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगी। कब करेगी? जब ये जो फैक्टर्स हैं वो उल्टा हो जाएगा, मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, और बीपीजी की मात्रा कम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो या ऐसा एटमॉस्फेयर कहाँ पे मिलेगा? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में ये जो कर्व है हमारी सिग्मोइड वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, और उसको हम बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट।